कर्मचारियों की केवल असंतुष्ट करने का कार्य करती है, परंतु उनकी उपस्थिति से और प्रोत्साहित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेनरी फ्यूल से संबंधित कौन से कथन सही है? कथन फर्स्ट है, प्राधिकार और दायित्व संबंधित है और प्राधिकार दायित्व से उत्पन्न होता है। कथन सेकंड, आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार एस्पिरिट दी कॉर्प्स है। कथन थर्ड है, आदेश की एकता का आशय एक समय में एक ही आदेश से है। कथन फोर्थ है, हेनरी फ्यूल द्वारा एक 14 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है। 25 का आंसर रहेगा फोर्स। कथन सेकंड और फोर्थ, कथन सेकंड एंड फोर्थ, आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार एस्पिरिट दी कॉर्प्स है। हेनरी फ्यूल द्वारा 14 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों के इन संयुक्तों के लिए एक मिलान कर सही कूट का चयन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 26 का आंसर रहेगा, 6 का आंसर रहेगा फोर्थ। प्रत्यक्ष रूप से समान उत्पाद बी है उपलब्ध प्रतिस्थापन, सी है असंबद्ध उत्पाद। तो ए का आंसर रहेगा सेकंड। प्रत्यक्ष रूप से समान उत्पाद कौन से है? मर्सिडीज एम BMW, और बी रिलेटेड है फर्स्ट से उपलब्ध प्रतिस्थापन ओला टैक्सी एम मेट्रो रेल, एंड सी रिलेटेड है किससे? थर्ड से असंबद्ध उत्पाद PV और मनोरंजन पार्क। क्वेश्चन नंबर 27 से वह विपणन कार्य जिसमें लॉचपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन, अन्य प्रोत्साहनों के सब माध्यम से मांग के समय प्रतिमान का परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं। फर्स्ट विपणन, सेकंड है तुल्य विपणन, थर्ड है लॉसिल विपणन, फोर्थ है गोरिल्ला विपणन। तो 27 का आंसर रहेगा 27 का सेकंड तुल्य विपणन। व्यापक विपणन कार्य जिसमें लॉचपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहन के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं। फर्स्ट है विपणन, तो आंसर इसका रहेगा तुल्य विपणन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कौन सी किसी फर्म के लिए प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने बाजार हिस्सा खोने का कारण नहीं है? फर्स्ट है, किसी उत्पाद मॉडल को लक्ष्य उपभोक्ता समूह द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि करने वाला माना जाता है। सेकंड है, कंपनी के बिक्री कर्मचारियों तथा विपणन केंद्रों द्वारा ग्राहकों का समावेश नहीं हो रहा है। थर्ड है, किसी फर्म और उसके बिक्री कार्मिकों द्वारा घटिया सेवा प्रदान करने के उत्पाद के अप्रचलित हो जाने अथवा महंगा होने के कारण उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पाद मॉडल खरीदने लगते हैं। डी है, दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त सभी कारण सही है। 28 का आंसर रहेगा फर्स्ट। किसी उत्पाद मॉडल को लक्ष्य उपभोक्ता समूह द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाला माना जाता है, ये कारण सही नहीं है। तो अन्य 3 कारण सही है। कंपनी के बिक्री कर्मचारियों तथा वितरण केंद्रों द्वारा ग्राहकों का समावेश नहीं हो रहा है। थर्ड है, किसी फर्म अथवा इसके बिक्री कार्मिकों द्वारा घटिया सेवा प्रदान किए जाने अथवा उत्पाद के प्रचलित हो जाने अथवा महंगा होने के कारण उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पाद मॉडल खरीदने लगते हैं। फोर्थ है, दी गई स्थितियों में उपयुक्त सभी कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों के साथ मिलान करें, सही मिलान वाले कूट का चयन करें। फर्स्ट है निवेश रणनीति, सेकंड बी ऑप्शन है बचाव रणनीति, सी है उपज रणनीति, डी है विनिवेश रणनीति। 29 का आंसर रहेगा फर्स्ट, ए का सेकंड। निवेश रणनीति रिलेटेड है पर्याप्त वित्त पोषित विपणन प्रयास से, और बी रिलेटेड रहेगा थर्ड से। बचाव रणनीति रिलेटेड है चयनात्मक संसाधन आवंटन से, एंड सी रिलेटेड है उपज रणनीति रिलेटेड है अधिक मात्रा में नए संसाधनों का आश्वासन नहीं होना चाहिए।
डी है फर्स्ट, विनिवेश रणनीति रिलेटेड है, नए संसाधनों का प्राप्त नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 30 है, सार्थक उपभोक्ता शब्द के रूप में अभिव्यक्त किसी विचार के विविधत रूप को कहा जाता है। फर्स्ट उत्पाद बिंब, सेकंड है उत्पाद कल्पना, थर्ड है उत्पाद अवधारणा, फोर्थ है अध्यय रूप। 30th का आंसर रहेगा उत्पाद अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्यशील पूंजी में विवर्तन की अनुसूची तैयार करते समय नियमों का कौन सा संयोजन सही है। ए है चालू अस्थियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है, बी है चालू अस्थियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी कम होती है, सी है चालू देयता में वृद्धि से कार्यशील पूंजी कम होती है, डी है चालू देयता में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है। तो 31 का आंसर रहेगा सेकंड, ए एंड और सी। चालू अस्थियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है और चालू देयताओं में वृद्धि से कार्यशील पूंजी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अभिकथन ये है, वित्तीय उत्तोलन लीवरेज का उपयोग करने में कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य अनुकूल आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत शेयरधारकों को लाभ को बढ़ाना है। तरकार है, शेयर धारकों के लाभ को बढ़ाने के लिए नियत परिवर्तन निधियां निव्वल अस्थियों पर प्रतिष्ठान के लाभ की दर से उच्चतर लागत पर प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा सेकंड, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, वित्तीय उत्तोलन का उपयोग करने से कंपनी की प्राथमिक उद्देश्य अनुकूल आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत शेयर धारकों के लाभ को बढ़ाता है। आर है, शेयर धारकों के लाभ को बढ़ाने के लिए नियत परिवर्तन निधियां केवल अस्थियों पर प्रतिष्ठान के लाभ की दर से उच्चतर लागत पर प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋण वित्त पोषण निम्नलिखित में किसके द्वारा वित्त का एक सस्ता स्रोत है। फर्स्ट है धन का समय मूल्य, सेकंड है ब्याज दर, थर्ड है ब्याज की कटौती क्षमता, फोर्थ है लाभांश उधारदाता को दे नहीं। तो 33 का आंसर है थर्ड, ब्याज की कर कटौती क्षमता। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूंजी बस्टिंग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है पूंजी बस्टिंग अस्थि प्रतिस्थापन निर्णयों से संबंधित है, सेकंड है पूंजी की लागत लाभ के अनुमानित अपेक्षित दर के समान होती है, थर्ड है नगद प्रवाह का समय निर्धारण उचित है, फोर्थ है किसी परियोजना में वर्तमान में किए विनिवेश को डूबी हुई लागत के रूप में नहीं माना जाता है। तो आंसर रहेगा 34 का फोर्थ। पूंजी बस्टिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कि ये फोर्थ सही नहीं है और बाकी सारे सही है। पूंजी बस्टिंग अस्थि प्रतिस्थापन निर्णयों से संबंधित है, सब्स्टिट्यूट्स डिसीजन से संबंधित है। पूंजी की लाभ कैपिटल ऑफ बस्टिंग लाभ के न्यूनतम अपेक्षित दर के समान होती है, सही है। थर्ड है नगद प्रवाह का समय निर्धारण उचित है, ये भी सही है, यानी कि फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है प्रतिष्ठान के मूल्य का पता लगाने के लिए पूंजी की लागत लाभ की अपेक्षित दर होती है, सेकंड है निधियों के विभिन्न स्रोतों की केवल उस स्रोतों से संबंधित पूंजी की विशिष्ट लागत होती है, थर्ड है पूंजी की लागत में कोई जोखिम प्रीमियम शामिल नहीं होता है, फोर्थ है पूंजी की लागत एनपीवी तकनीक के लिए आधारभूत आंकड़ा है। 35 का आंसर रहेगा थर्ड, पूंजी की लागत में कोई जोखिम प्रीमियम शामिल नहीं है, कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। प्रतिष्ठान के मूल्य का पता लगाने के लिए पूंजी की लागत लाभ की अपेक्षित दर होती है और निधियों के विभिन्न स्रोतों की केवल उस स्रोतों से संबंधित पूंजी की विशिष्ट लागत होती है, फोर्थ है पूंजी की लागत एनपी तकनीक के लिए आधारभूत आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा किसी संगठन में मानव संसाधन की गुणवत्ता नहीं है। फर्स्ट है उद्दीपक के प्रति उनका व्यवहार अक्सर असंगत तथा अनुन्वय होता है, सेकंड है कौशल के रूप में समय बिताने के साथ उनमें ह्रास होता है,
थर्ड है ये असमांगी होते हैं। फोर्थ है योग्य मानव संसाधन को बनाए रखना प्रबंधकों के लिए एक चुनौती है। 36 का आंसर रहेगा सेकंड। ये सेकंड ये पूछा गुणवत्ता नहीं है, तो बाकी गुणवत्ता है उद्दीपक के प्रति उनका व्यवहार अक्सर असंगत तथा अनुन्वय होता है। थर्ड है असमांगी होते हैं। तो फोर्थ सही है योग्य मानव संसाधन को बनाए रखना प्रबंधकों के लिए चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 37 है किसी संगठन में मानव संसाधन आयोजना के लाभ निम्नलिखित किस समुच्चय में प्रतिबंधित होते हैं। ए है मानव संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन। बी है कर्मचारियों तथा कार्मिक संबंधी नीतियों की विवेचनात्मक एवं निरंतर आकलन की प्रबंध की बाध्यता। सी है प्रयासों तथा विरोधों के ठहराव से बचा जाता। डी है मानव संसाधनों में निवेश पर भविष्यकालिक प्रति लाभों को न्यूनतम करना। तो आंसर है 37 का सेकंड, ए और सी। मानव संसाधनों की मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन। सी है प्रयासों तथा विरोधों के दोहराव से बचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा थर्ड। क्वेश्चन क्या है कार्य का नाम कार्यस्थल सारांश कार्य उपयोग में लाई गई सामग्रियां कार्य दशाओं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को कहा जाता है। फर्स्ट है कार्य विनिर्देशन, सेकंड है कार्य मूल्यांकन, थर्ड है कार्य विवरण, फोर्थ है कार्य विश्लेषण। 38 का आंसर रहेगा थर्ड कार्य विवरण। क्वेश्चन नंबर 39 है मजदूरी के सिद्धांत से संबंधित सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड से मिलान करो। फर्स्ट है मजदूरी नीति सिद्धांत, सेकंड है आजीविका सिद्धांत, थर्ड है अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत, डी है मजदूरी का सौदाकारी सिद्धांत। तो 39 का आंसर रहेगा सेकंड। ए रिलेटेड है थर्ड से। मजदूरी नीति सिद्धांत से रिलेटेड है एडम स्मिथ से और बी रिलेटेड है सेकंड से। आजीविका सिद्धांत रिलेटेड है डेविड रिकार्डो से और सी रिलेटेड है अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत रिलेटेड है फोर्थ से। अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत रिलेटेड है फ्रांसिस वॉकर से। मजदूरी का सौदाकारी सिद्धांत रिलेटेड है जॉन डेविडसन से। संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानव पूंजी के योगदान से संबंधित विभिन्न कुशलता सूचकांकों को तैयार करने में निम्नलिखित संगठनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, संसाधन उपयोग विश्लेषण, थर्ड है कार्य विश्लेषण, फोर्थ है संगठनात्मक वातावरण विश्लेषण। तो 40 का आंसर रहेगा सेकंड, संसाधन उपयोग विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 41 है परियोजना आवेदन पत्र मूल्यांकन से संबंधित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड की मदों का मिलान करें तथा सही कोड का चयन करें। ए है प्रबंधकीय मूल्यांकन, बी है आर्थिक मूल्यांकन, सी है वित्तीय मूल्यांकन, डी है तकनीकी मूल्यांकन। तो आंसर 41 का आंसर रहेगा थर्ड। प्रबंधकीय मूल्यांकन रिलेटेड है किसी उद्यम की विशेषताओं का विश्लेषण। आर्थिक मूल्यांकन रिलेटेड है किससे रोजगार अक्षमता संबंधी मूल्यांकन। सी रिलेटेड है किससे कार्यकारी परिणामों का विश्लेषण। डी रिलेटेड है किससे तकनीकी मूल्यांकन रिलेटेड है किससे कारखाना अपशिष्ट का निपटान। क्वेश्चन नंबर 42 है स्तंभ फर्स्ट की मदों का स्तंभ सेकंड के साथ सम्मिलित करें, सही कोड का चयन करें। फर्स्ट ए है संबंध बैंकिंग, बी है व्यापारी बैंकिंग, सी है स्वदेशी बैंकिंग और डी है विकास बैंकिंग। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड। ए रिलेटेड है फोर्थ से। संबंध बैंकिंग रिलेटेड है ग्राहकों के साथ गहन संबंध स्थापित करती है, उन्हें बनाए रखती है और उन्हें बढ़ाती है। और बी रिलेटेड है थर्ड से। व्यापारी बैंकिंग ईशु प्रबंध के व्यवसाय में कार्यशील है।
सी रिलेटेड है किससे? स्वदेशी बैंकिंग रिलेटेड है, हुंडियों में काम किया जाता है और निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं। डी रिलेटेड है किससे? सेकंड से। विकास बैंकिंग उद्यमिता आधार का विस्तार करती है और औद्योगिक विकास को तीव्र गति में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 43 से अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य सहायक सेवाओं के लिए सहायता मुहैया कराना संभव करने के क्रम में IFCI अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? 43 का आंसर रहेगा फोर्थ। फर्स्ट है 1960, सेकंड है 1970, थर्ड है 1973 और फोर्थ है 1986। 43 का आंसर रहेगा फोर्थ 1986। IDBI की अनुषंगिक कंपनी के रूप में सिडबी की स्थापना निम्न किस प्रयोजनों से की गई है? फर्स्ट है IDBI के लघु व्यवसाय वित्त पोषण के कार्य को अपने कब्जे में लेने के लिए। सेकंड है ICICI के जोखिम पूंजी प्रचालन को अपने कब्जे में लेने के लिए। थर्ड है IDBI द्वारा वित्त पोषित रुकन और बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए। फोर्थ है भारत के विदेश व्यापार की सुविधाजनक बनाने, उसका वित्त पोषण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए। तो 44 का आंसर रहेगा फर्स्ट। IDBI के लघु व्यवसाय वित्त पोषण के कार्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए। साख-पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट है बैंक की देयता, सेकंड है बैंक की औषधीय, बैंक का विदेश विनिमय मदों, फोर्थ है बैंक की तुलन पत्र से हटाकर अन्य मदें। 45 का आंसर रहेगा फोर्थ, बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदें। साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह फोर्थ, बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदे। क्वेश्चन नंबर 46 है पूर्ण लागत लाभ के सिद्धांत के संबंध में किस कथनों पर विचार करें? फर्स्ट है प्रत्येक देश द्वारा धारित प्राकृतिक और राज्य संसाधनों की विविधता के कारण विभिन्न देशों की उत्पादन दक्षता में अंतर होता है। सेकंड है प्राकृतिक लाभ के अंतर्प्रवर्ती जलवायु, भूमि की गुणवत्ता, खनिजों, जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता में परिलक्षित होते हैं। थर्ड है आर्थिक संसाधनों में अंतर उपलब्धि, प्रौद्योगिकी और कौशल के विभिन्न सत्रों में परिलक्षित होते हैं। 46 का आंसर रहेगा क्या? थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सही हैं। फर्स्ट क्या है? पूर्ण लागत के संदर्भ में प्रत्येक देश द्वारा धारित प्राकृतिक और राज्य संसाधनों की विविधता के कारण विभिन्न देशों की उत्पादन दक्षता में अंतर होता है। सेकंड, प्राकृतिक लाभ के अंतर्प्रवर्ती जलवायु, भूमि की गुणवत्ता, खनिजों, जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता में परिलक्षित होते हैं। थर्ड, आर्थिक संसाधनों में अंतर उपलब्ध प्रौद्योगिकी और कौशल के विभिन्न सत्रों में परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट है पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत, बी है तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत, सी है घटक वृद्धि दान सिद्धांत, डी है लियोनटिक का विरोधाभास। तो 47 का आंसर रहेगा फर्स्ट, ए रिलेटेड है सेकंड से। पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत है एक देश जिससे उच्चतर दक्षता के कारण उत्पाद के उत्पादन में प्रत्यक्ष लागत लाभ मिलता हो। और बी रिलेटेड है फोर्थ से। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत है किसी देश की ऐसी वस्तु के उत्पादन और नियत निर्यात में विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें उसे सर्वाधिक सापेक्ष लाभ प्राप्त होते हो। और सी रिलेटेड है किससे? थर्ड से। घटक वृद्धि दान सिद्धांत से रिलेटेड किसी देश को उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से देश के भीतर
बड़े पैमाने पर उत्पादन के घटक उपलब्ध हो। और डी रिलेटेड है फर्स्ट से। लियोन्टी का विरोधाभास श्रम सघन वस्तु की यूएस निर्यात पर आधारित अनुभवजन्य साक्ष्य घटक वित्तीय दान सिद्धांत को चुनौती देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन करें। फर्स्ट है अनुग्रहकारी पूंजी प्रवाह, बी है अस्वायत्त पूंजी प्रवाह, और सी है एसटी और आवंटन, डी है सांख्यिकी विसंगतियां। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहेगा सेकंड। एक ए रिलेटेड है थर्ड से। अनुग्रहकारी पूंजी प्रवाह रिलेटेड है, आमतौर पर आईएमएफ द्वारा भुगतान कमी के शेष को पूरा करने के लिए विदेशी विनिमय प्रवाह। और बी रिलेटेड है फोर्थ से। स्वायत्त पूंजी प्रवाह रिलेटेड है, सामान्य व्यवसाय व्यवहार में ऋणों निवेशों का प्रवाह। और सी रिलेटेड है फर्स्ट से। एसटीआर आवंटन रिलेटेड है, आईएमएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आरक्षण आस्तियों का सृजन और अंतर्राष्ट्रीय तरलता बढ़ाने के क्रम में सदस्य देशों के बीच उनका आवंटन। और डी रिलेटेड है किससे, सेकंड से। सांख्यिकी विसंगतियां रिलेटेड है, विदेशी विनिमय से संबंधित आंकड़ों की संग्रहण अथवा रिकॉर्ड न किए गए अवैध लेन देन में अंतर के कारण विदेशी विनिमय प्रवाह का प्राकलन। क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट है, ट्रिम्स समझौता विदेशी निवेशकों पर लगाई गई शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करता है। सेकंड है, ट्रिम्स समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचलन प्रतिबंध लगाए के मनाही करता है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिलता है और आयात करना अलाभप्रद बन जाता है। 49 का आंसर रहेगा थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ट्रिप्स समझौता विदेशी निवेशकों पर लगाई गई शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करता है। ट्रिप्स समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने की मनाही करता है, जबकि परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिलता और आयात करना लाभप्रद बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 90 के दशक में कर सुधार होने तक अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक बड़ा स्रोत था। परंपरागत रूप से भारत की कर शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। तो 50 का आंसर रहेगा थर्ड। ए एंड आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। 90 के दशक में कर सुधार होने तक अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाला राजस्व कर राजस्व का बड़ा स्रोत था। और परंपरागत रूप से भारत की कर शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। तो आंसर दोनों ही सही हैं। परंपरागत रूप से भारत की कर शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉमर्स जनवरी 2017 में हुआ नेट का एग्जाम। थैंक यू सो मच।